हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा पार्ट 2 है हर्डमेनिया का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन हर्डमेनिया। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने जनरल फीचर्स देख लिए थे। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देखिए, आप जाके प्लेलिस्ट ओपन कीजिए कोरडेटा की प्लेलिस्ट में ये थर्ड लेक्चर है। ओवरऑल 4 है क्योंकि मैंने आपको कुछ PYQs वाला एक लेक्चर लिया था और सिलेबस वाला। ठीक है, तो थर्ड लेक्चर है हमारा। सेकंड लेक्चर में मैंने पार्ट 1 बताया था। तो आज हम बढ़िया से रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस समझने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप अच्छे से समझना। तो हमने अपनी आंसर राइटिंग वाला प्रोग्राम शुरू कर दिया है, आंसर राइटिंग और गाइडेंस का प्रोग्राम। तो अगर आपको ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका, और वो वीडियो आप ओपन करना, उस वीडियो को देखना कि मैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या ज़रूरी कह रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें मैंने आपसे मांगी है। आप उस सीक्वेंस में मुझे अपनी डिटेल और स्क्रीनशॉट वगैरह भेज देना, तो आप प्रोग्राम में इनरोल हो जाएंगे। और आपको जो भी मतलब इसमें हम ये अच्छे से कर रहे हैं कि कैसे आंसर लिखना है, क्या नहीं लिखना है, तो वो सब चीज़ें। ठीक है, तो ज्वाइन करो अभी। ये मीडियम्स है, हम उससे कनेक्ट करने के लिए टेलीग्राम पे कर सकते हो। ग्रुप का लिंक है, चैनल का लिंक है। मेरी प्रोफाइल आइकन पे जाना, उसको ओपन करना, और जो डिटेल्स है जो भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये इंस्टाग्राम की आईडी है, फॉलो कर लो, और ये ईमेल आईडी है। तो जिस भी प्लेटफॉर्म से आप सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, कंटेंट फ्री है वैसे तो पूरी तरह से ये, बट अगर फिर भी आप अपनी तरफ से लग रहा है कि हाँ हमें कंट्रीब्यूट करना है थोड़ा सा, तो आप QR कोड स्कैन करके या ये UPI ID डाल के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अगर आप कैपेबल हैं तो आप करिए, नहीं है तो कोई इशू ही नहीं है। वो तो मेरा प्रोग्राम ही ये है कि जो बच्चे कोचिंग की फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैंने बेसिकली शुरू किया। बट अगर आप हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं अपना। तो हेडिंग देंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन हर्डमेनिया। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन हर्डमेनिया। बारिश हो रही है भाई बैकग्राउंड में, ठीक है, तो बारिश की अगर नॉइस आए तो देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, चलो मौसम बढ़िया हो रहा है तो अच्छे से पढ़ रहा है, चलो। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन हर्डमेनिया। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, जो मैं 10 बार बता चुका हूँ पहले भी आपको। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मतलब एक तो प्रोग्रेसिव होता है, मतलब कुछ चेंजेस जो आएंगे अडल्ट में वो लार्वा से ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव मतलब जो लार्वा से जो चेंजेस आएंगे अडल्ट में वो लेस डेवलप्ड होंगे एज़ कम्पेयर टू द लार्वा। तो ये लार्वा है, इससे जब आपका अडल्ट बनेगा तो कहने का मतलब सब बस इतना सा है कि लार्वा आपका होगा एडवांस्ड, और ये जो अडल्ट होगा आपका, ये होगा आपका लेस एडवांस, या इसको हम बोलते हैं सीडेंट्री। ठीक है, क्योंकि लार्वा जो होगा वो आपका होता है फ्री स्विमिंग। लार्वा कैसा होता है इसका? फ्री स्विमिंग होता है, और ये होता है सीडेंट्री लेस डेवलप। तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो क्या क्या कराने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप ये दिमाग में डालो। सबसे पहले हमारा जो काम होता है, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन देके, मतलब एक इंट्रोडक्शन देके शुरू करेंगे इसका कि क्या होता है। देन उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके जाऊँगा कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, मिलन होना, उसके बाद कैसे कैसे करके आपका लार्वा तक मैं लेके आऊँगा शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में, दो लाइन में बस ऐसे। फिर लार्वा लाने के बाद लार्वा की आपको डायग्राम दिखाऊंगा। ठीक है, तो लार्वा की डायग्राम आप देखोगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर मैं डायग्राम दिखा के आपको फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कोऑर्डिनेट के फीचर क्या क्या है। ठीक है, तो हम इसको कोऑर्डिनेटा में जो डाल रहे हैं, हर्डमेनिया को कोऑर्डिनेटा में जो हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ क्यों रहे हैं? वो पढ़ इसीलिए तो रहे हैं क्योंकि इसका लार्वा कोऑर्डिनेट फीचर शो करता है, उसको थोड़ी ना। यूरो कोऑर्डिनेटा जो सेडेंट्री अडल्ट है, इसमें थोड़ी ना आपके कोऑर्डिनेटा के फीचर्स है। ये तो बेवकूफ़ है, सारे जो अच्छे अच्छे फीचर है सब लॉस कर देता है ये। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटा को हमने डाला ही लार्वल स्टडी। अगर लार्वल स्टडी नहीं करते इसकी तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि भाई ये यूरो कोऑर्डिनेट मतलब ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो मैं आपको फिर कोऑर्डिनेट के कुछ फीचर्स बता दूँगा। कोऑर्डिनेट के फीचर्स बताने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें चेंजेस क्या क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस हो रही है तो मेटामॉर्फोसिस में चेंजेस होंगे। तो ऐसा थोड़ी है सारा ही रेट्रोग्रेसिव होगा भाई। ये है कि हाँ ठीक है रेट्रोग्रेसिव होगा, बट चेंजेस इसमें दोनों तरह से बताऊंगा। रेट्रोग्रेसिव भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें जो रेट्रोग्रेसिवली गई हैं, और थोड़ा सा इसमें प्रोग्रेसिव चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी बताऊँगा। देन उसके बाद चेंजेस हम देख लेंगे। तो चेंजेस देखने के बाद फिर आप जो है इसको कंपेयर कर सकते हो अदर चीज़ों के साथ। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन हम करेंगे, मतलब इसकी एफिनिटी देखेंगे किसके साथ। पहले इसको नॉन कोऑर्डिनेट के फीचर भी हैं इसके पास कुछ। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट के फीचर है, इस कोऑर्डिनेट में भी आपका हेमी कोऑर्डिनेट में साथ फीचर दिखा रहा है कुछ। अब तो हेमी कोऑर्डिनेट अलग हो गया, बट जब इसकी स्टडी करी गई थी तो इसके साथ एफिनिटी हेमी कोऑर्डिनेट की भी देखी गई थी। ठीक है, फिर सिफेलो कोऑर्डिनेट के साथ कुछ एफिनिटी दिखा दूंगा इसकी। ठीक है, और फिर वर्टिब्रेट के साथ दिखा दूंगा। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट इस पर ऐसे करके आपकी कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, सिस्टमेटिक पोजीशन भी आपको क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे क्यों रखा, सिमिलरिटी किस किस के साथ है। तो ये पूरे लेक्चर का एक आउटलुक है, मतलब आउटव्यू है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू है।
तो इस तरह से हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 लाइन में लिखेंगे कि जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें क्या होता है कि जो एडवांस्ड कैरेक्टर होते हैं वेल डेवलप्ड लार्वा के, वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ये आप अगले पेज पे क्या लिखना है, इधर ही लिख दो चलो, ठीक है। सो इट इज़ अ पेक्यूलियर टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, इन विच क्या होता है इसमें, सर्टेन एडवांस्ड कैरेक्टर्स ऑफ certain advanced characters of well developed larva towards the simplification of its organization, ठीक है। मतलब एडवांस लार्वा टू लेस डेवलप्ड अडल्ट, कहने का मतलब ये, ठीक है। अब ये तो डेफिनेशन मैंने बता दी। अब थोड़ा सा मैं आपको जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है वो बताता हूँ। तो देखो इसमें मेल गैमेट था आपका, फीमेल गैमेट था, इनका मिलन हुआ तो आपका इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि मतलब मेल अलग फीमेल अलग गैमेट प्रोटोगाइनस होते हैं, ठीक है। तो इनके गैमेट वगैरह जो बाहर आ गए, बॉडी से बाहर आने के बाद फिर इसमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया इसका। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका जाइगोट बन गया। अब उसके अंदर होता है आपका होलोब्लास्टिक डिवीजन, ठीक है। होलोब्लास्टिक डिवीजन होता है और अनइक्वल क्लीवेज होता है, अनइक्वल क्लीवेज, ठीक है। तो ये आपका होलोब्लास्टिक डिवीजन करके अनइक्वल क्लीवेज करके बनाता है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला से आपका बनता है गैस्ट्रुला, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो ब्लास्टुला होता है उसमें आपकी 2 तरह की सेल्स आती है, माइक्रोमेयर, मैक्रोमेयर, ठीक है। तो वही आपका पूरा प्रोसेस जो चलता है माइक्रोमेयर के ऊपर फैल जाती हैं, गैस्ट्रुलेशन बनता है। गैस्ट्रुलेशन बनने के बाद ये उसमें देख लेना यार, डेवलपमेंटल बायोलॉजी सेम ही है, ठीक है। तो फिर ये आपका गैस्ट्रुलेशन होने के बाद यहाँ से आपका लार्वा बन जाता है, ठीक है। तो बस ये शॉर्ट में रिकैप। अब लार्वा बन गया आपका। अब लार्वा बना कैसे है, ठीक है। तो ये जो लार्वा होता है आपका, ये जो लार्वा होता है इसमें आपकी टेल होती है, तो हम इसको बोलते हैं टेल्ड लार्वा, टेल्ड ऐसे लिख लो, टेल्ड लार्वा, या बोल लो, या इसको आपको टेडपोल लार्वा भी बोलते हो, टेडपोल लार्वा, ठीक है। तो अब इसकी एक डायग्राम देखो बढ़िया सी, ठीक है। डायग्राम में जो फीचर्स हैं इसके वो मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके कोऑर्डिनेट के फीचर लिखेंगे, फिर चेंजेस क्या है ये इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे, देन फिर उसके बाद अफिनिटीज देखेंगे, ठीक है। तो बच्चा पार्टी ये देखेंगे हर्डमेनिया की तो बच्चा पार्टी ये लार्वा देखेंगे हर्डमेनिया का, ठीक है। तो आप देखो इसकी सबसे पहले ये टेल वाला पार्ट देखो, ठीक है। ये आपका टेल वाला पार्ट है पोस्टीरियर में, तो नोटोकॉर्ड सिर्फ इसके टेल में प्रेजेंट है ये, इसीलिए हम इनको यूरो कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यूरो मतलब होता है टेल और कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट ही है, ठीक है। तो टेल वाले कोऑर्डिनेट, तो इसी के बेस पे हमने इसको कोऑर्डिनेटा में डाला है। अगर इसकी स्टडी नहीं करते तो फिर हर्डमेनिया जो है ना वो कोऑर्डिनेट में नहीं आता, क्योंकि अडल्ट में आपकी नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलती है, नोटोकॉर्ड गायब हो जाती है, नर्व कॉर्ड सब गायब हो जाती है उसमें से, ठीक है। तो चलो एक बार इसको देख लेते हैं, फिर उसको लिख भी लेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले अगर मैं देखें तो पीछे से चलो आगे से शुरू करते हैं। एडेसिव पेपिला इसके पास, ठीक है। तो ये एडेसिव पेपिला जो होते हैं फ्री स्विमिंग, पहले तो फ्री स्विमिंग रहती है इसकी, फिर जब ये अडल्ट की तरफ जा रहा होता है, जब मेटामॉर्फोस करता है, मतलब जब लार्वा बन जाता है तो 4-5 घंटे तक ये घूमता रहता है, फिरता रहता है, फ्रीली स्विमिंग करता है। जब ये थक जाता है तभी अडल्ट में मेटामॉर्फोस होने जाता है, ठीक है। तो अडल्ट में मेटामॉर्फोस होने के लिए इसके पास एडेसिव पेपिला है, जो आपके किसी एक सबस्ट्रेटम पे या सबस्ट्रेटम है यहाँ पे जाके ये ऐसे आपका अटैच कर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपके एडेसिव पेपिला इसके पास। देन उसके बाद आपका और चीज़ें देखें, सबसे फटाफट देखें तो ब्रैंकियल सिफोन जो है तो ये ब्लॉक्ड है। ब्लॉक्ड का मतलब क्या है कि ये इसकी जो कवरिंग है, ये इसकी कुछ कवरिंग ओपन नहीं है, तो मतलब ये लार्वल स्टेज में आएगा तब ये कुछ खा नहीं सकता, तो इसका मुंह बंद है, ठीक है। तो ये जो कवरिंग है इसलिए ब्लॉक्ड है। ब्रैंकियल सिफोन ब्लॉक्ड है मतलब ब्रैंकियल अपर्चर नहीं है, ब्रैंकियल अपर्चर नहीं है तो माउथ नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। देन उसके बाद सेंसरी पार्ट है, इसके बाद स्टेटोसिस्ट है प्रेजेंट है। फिर ये आपका एट्रियल सिफोन है, ये भी ब्लॉक्ड है आपका, क्योंकि कवरिंग है पूरी की पूरी, ठीक है। तो ना कुछ खा रहा है ना कुछ निकाल रहा है, तो एट्रियल सिफोन भी ब्लॉक्ड है आपका, ओके। और ये आपका ब्रैंकियल सेफ देख रहे हो, ये इसमें देखो 4 गिल स्लिट, छोटे छोटे गिल स्लिट है, तो बहुत ही कम नंबर में गिल स्लिट्स होते हैं इसके पास, ठीक है। फेरिंग जो है इतने गिल स्लिट नहीं है। अभी दूसरा वाला देखना, पिछले में आप देख के आओ ना, बहुत बड़ा सा फेरिंग्स हो जाता है, वो बाद में आता है। फिर ये एंडोस्टाइल है, जो सिक्रेट करता है फ्लूइड वगैरह, जो फूड का एक्युमुलेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इतना समझे, वेरी गुड।
अब ये हार्ट है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है आपका हार्ट, ये देखो यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है। फिर ये जैसे नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है इसके पास भी, लेकिन बहुत छोटा सा है, तो इंटेस्टाइन भी है इसके पास, ये इसकी इंटेस्टाइन है, ये इसका स्टमक है ना, तो सब कुछ है इसके पास। फिर नर्व कोड है इसके पास, नर्व कोड ये डोर्सल नर्व कोड है पूरी की पूरी, ये आपकी जा रही है इंटीरियर तक, और ये आपकी नोटोकोड है जो सिर्फ टेल वाले रीजन में प्रेजेंट है। तो यही जो कुछ पॉइंट्स है नोटोकोड मतलब लार्वा के कुछ पॉइंट्स है, यही हमारे कोऑर्डिनेट के फीचर दिखा रहे हैं, इनको हम लिखेंगे, फिर उसके बाद चेंजेस देखेंगे। ठीक है, चलो इसको डायग्राम को बना लो, एक अच्छी सी डायग्राम, साफ़ सुथरी सी डायग्राम बना के अपनी कॉपी में रख लो, फिर एग्ज़ाम में बना देना, सिंपल। तो कोऑर्डिनेट फीचर्स की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेट फीचर्स इन लार्वा, ठीक है, तो बस सिंपल सा है कि एक तो इसके पास आपने एंटीरियर एंड पे देखे कि 3 एडेसिव पेपिला है, ठीक है, सो 3 एडेसिव पेपिला ऑन एंटीरियर साइड, ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। दूसरा जो टेल है आपकी, टेल है, तो टेल में आपकी क्या है, टेल में आपकी दो चीज़ें प्रेजेंट है, एक तो आपकी नोटोकोड है, टेल में आपकी इसकी नोटोकोड है, और दूसरा आपका टेल में आपकी कॉर्डल फिन भी है, कॉर्डल फिन जिससे लहराएगी, ऐसे चलेगा ना, कॉर्ड जैसे मछली में होते हैं ना कॉर्डल फिन, वैसे लहराना भी तो है, लहरा के बल खा के, तो वाला, ठीक है, तो कॉर्डल फिन। देन उसके बाद आपका क्या बोलता है कि इसमें और क्या होगा, तो इसमें सेंसरी पार्ट की अगर हम बात करें तो स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, स्टेटोसिस्ट, ठीक है, तो स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है जो आपका सेंस ऑर्गन की तरह काम करता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके पास नोटोकोड तो हो ही गई, और क्या होता है इसके पास आपका जो फेरिंग्स होता है उसमें आपके गिल स्लिट्स होते हैं, लेकिन थोड़े कम होते हैं, तो वो गिल स्लिट कम से ज़्यादा हो जाता है आपके जब वो अडल्ट बनता है, ठीक है, तो फेरिंग्स विद फ्यू गिल स्लिट्स, ठीक है। और इसके पास एक मस्कुलर हार्ट होता है, मस्कुलर हार्ट से याद आया जो मसल्स भी होती हैं, ठीक है, तो टेल के पास आपकी नोटोकोड होगा, कॉर्डल फिन होगा और मसल्स होंगी, तो मसल्स हेल्प्स इन लोकोमोशन, ठीक है। आप लोग जब आंसर लिखते हो ना तो पता नहीं क्या क्या लिखते हो, तो ये कीवर्ड्स है, जैसे एडेसिव पेपिला है, नोटोकोड है, कॉर्डल फिन है, मसल्स है, ठीक है, स्टेटोसिस्ट है ना, फेरिंग्स विद फ्यू गिल स्लिट्स है, मस्कुलर हार्ट है, तो ये सब कीवर्ड्स है, ठीक है। इसके अलावा जो आप इंग्लिश ऐड कर रहे हो ना, इंग्लिश सिर्फ 2 लाइन मतलब 1 लाइन ही ऐड करो जो इंग्लिश में आपको रिप्रेजेंट करो, उसके अलावा फालतू का कुछ मत लिखो कि ऐसे आंसर में ऐसे लिख के भेज रहे हो कि इट हैव सम पेपिला विच हेल्प्स इन एडेशन, दोज आर कॉल्ड एडेसिव पेपिला। ये क्या मतलब इस बात का, तुम डेफिनेशन थोड़ी दे रहे हो, ऐसे ही बोलोगे कि इट हैव वन हार्ट, दिस ऑर्गेनिज्म हैज़ वन हार्ट, that heart is muscular in nature and it is called muscular heart, तो ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो वो सब फालतू होता है, वो सब पेज भरने के लिए, और यहाँ आप यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप यूपीएससी देने जा रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख दो, इसी बात को घुमा फिरा के मैं खुद बता रहा हूँ आपको 10 बार लिख लो यूनिवर्सिटी में, मस्कुलर हार्ट के ऊपर ही आप कहानी बना दो, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे पेज नहीं भरना है, यहाँ पे कीवर्ड्स लिखना है, कंटेंट मैटर कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और मस्कुलर हार्ट है जो आपका प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, फेरिंग्स के नीचे देखा था ना, सो बिलो दी फेरिंग्स, ठीक है। तो ये सब फीचर्स है इसके पास, बहुत है इतने, तो जो बहुत है इतने, ठीक है। तो ये सब फीचर्स है। अब ये फीचर्स क्या होंगे, इन्हीं में आपका रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा और आपका अडल्ट हार्टमेनिया बन जाएगा। सो एक लाइन आप यहाँ लिख लो कि दीज फीचर्स अंडरगोज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड डेवलप इनटू अडल्ट हार्टमेनिया, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया। तो अब इसमें जो चेंजेस आएंगे वो मैं चेंजेस आपको बता देता हूँ। तो एक तो आपके होंगे इसके रेट्रोग्रेसिव चेंजेस जो हम पढ़ रहे हैं, रेट्रोग्रेसिव। तो रेट्रोग्रेसिव में क्या होगा, ये सब जो नोटोकोड है, कॉर्डल फिन है ना, स्टेटोसिस्ट है, ये सब आपके निकल जाएंगे, तो ये सब चले जाएंगे आपके, ठीक है। और जो एडेसिव पेपिला ये भी आपके चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको अगले पेज पे दिखाता हूँ रेट्रोग्रेसिव, और 2-3 पॉइंट आपके प्रोग्रेसिव में भी दिखा दूँगा, ठीक है। तो अगले पेज पे देखते हैं, ठीक है। तो रेट्रोग्रेसिव चेंजेस क्या क्या है उसमें वो लिख लो, रेट्रोग्रेसिव चेंजेस, डेल्टा डेल्टा क्या होता है, डेल्टा चेंज होता है, ठीक है। तो रेट्रोग्रेसिव एग्जाम में मतलब क्या जाना भाई, जो तुम लोग कुछ लोग क्या करते हैं, आंसर भेज रहे हैं मेरे को, ठीक है, और आंसर में क्या कर रहे हैं, नोट्स की फॉर्म में भेज रहे हैं,
नोट्स की फॉर्म में, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे, वो ऐसे लिख के भेज रहे हैं आंसर को, ऐसे कर देंगे, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे लिख देंगे। अरे थोड़ा सा इंग्लिश तो ऐड करो भाई, आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो ना, थोड़ा सा ये इस तरह से पढ़ने का मतलब होता है कि आपको ईजिली चीज़ें समझ में आ जाए। चीज़ें एक बार समझ में आ जाती है तो लिख आप अपने अपने आप सकते हो उसको, ठीक है। तो ऐसे नोट्स फॉर्म में मत लिखो आंसर को थोड़ा आंसर की फॉर्मेट में लिखो, ठीक है। वो मैं उनको फीडबैक साथ साथ दे रहा हूँ जिन जिन में ये इश्यूज़ आ रहा है। तो धीरे धीरे जब आंसर राइटिंग करते रहोगे तो ये इश्यूज़ जो आपके वो रिजोल्व हो जाएंगे। मैं हूँ ना यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, बताऊँगा हर स्टेप पे कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ पे इंप्रूव करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ सही जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। इसीलिए तो शुरू किया तुम्हारे लिए प्रोग्राम, ठीक है। चलो, तो रेट्रोग्रेसिव चेंजेस की अगर हम बात करें तो ये जो एडहेसिव पेपिला थे, जो आपके एंटीरियर पार्ट में एडहेसिव पेपिला थे, ये लॉस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके जाके सरफेस से एडहेस कर, जैसे रॉक है, ठीक है, तो रॉक पे जाके आपके ये जो है आपके ऐसे चिपक जाएगा। तो अब अगर ये चिपक गया तो फ्री स्विमिंग जो लार्वा था, जो फ्री स्विमिंग लार्वा था, वो आपका अब एडहेसिव हो गया। अब एडहेसिव हो गया तो अब ये सीडेंट्री हो गया, ठीक है, तो अब ये यहीं पे चिपक गया। तो फिक्सेशन ऑफ लार्वा टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ एडहेसिव पेपिला रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ एडहेसिव पेपिला। तो पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट लॉस ऑफ एडहेसिव पेपिला, एडहेसिव पेपिला, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द फिक्सेशन ऑफ द लार्वा टू द सबस्ट्रेटम। ये लिख लो, बिकॉज ऑफ द fixation of the larva to the substratum, ठीक है भाई। तो ये हो गया एक। तो दैन उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट में आप देखो जितनी भी नर्व कोड थी टेल रीजन में जो भी थी वो गायब, नर्व कोड थी वो गायब, ठीक है, मसल्स थी उसके लोकोमोशन में वो गायब, टेल थी वो भी गायब, ठीक है, मतलब पूरी तरह से नहीं बट रिड्यूस हो गई, छोटी सी हो गई, ठीक है। तो नर्व कोड, नोटोकोड, मसल्स, टेल, मसल्स एंड टेल, ठीक है, ये क्या हुआ? रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो नोटोकोड जो होती है वो तो आपकी गायब ही हो गई। नर्व कोड जो थी आपकी नर्व गैंग्लियन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। रिड्यूस जो रेट्रोग्रेसिव हो रहा है तो रिडक्शन हो गया आपका। जो टेल थी आपकी वो भी छोटी सी हो गई बहुत ही, वो भी चली गई आपकी। तो ये सब जो पार्ट थे ये आपकी ये क्यों चले गए? ये इसलिए चले गए क्योंकि ये आपका हेल्प कर रहे थे लोकोमोशन में। नर्व कोड तो नहीं बट मसल हो गई, टेल हो गई है ना, और नर्व कोड हो गई, ये भी आपका हेल्प कर रही थी किसमें? स्विमिंग में। तो अगर फ्री स्विमिंग ही नहीं है, वो सीडेंट्री है, तो अब इन सब चीज़ों का क्या यूज़ है? वो बोलेगा दोस्त ना रहा, क्योंकि ये मेरे काम का ना रहा। तो ये सब मेरे काम का ना रहा तो मैं क्यों रखूँ इसको? तो दीज आर लॉस बिकॉज ऑफ sedentary nature of the adult herd mania, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देन आपका फोर्थ पॉइंट, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम आपका रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस्ड एंड लिमिट्स टू एंटीरियर पार्ट, ठीक है। और उसमें भी आपका क्या बचता है? नर्व गैंग्लियन, ठीक है, जो आपकी प्रेजेंट होती है न्यूरल ग्लैंड के जस्ट नीचे। तो ये आपका हो गया थर्ड फीचर, थर्ड है यार। देन उसके बाद नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें तो सेंसरी पार्ट की बात कर लो। सेंसरी, तो सेंसरी पार्ट में आपने देखा स्टैटोसिस था इसके पास, वो चला जाता है। और आई स्पोर्ट्स होते हैं, लार्वल आई स्पोर्ट जो होता है वो बहुत सारी इन्वर्टिब्रेट में भी देखने को मिलता है, तो वो इसके पास होते हैं, वो भी चले जाते हैं। तो आई स्पोर्ट एंड स्टैटोसिस्ट लॉस्ट, ठीक है। तो ये आपका डिसअपियर हो गया। तो ये सब आपके इसके कुछ रेट्रोग्रेसिव फीचर्स हैं, है ना, समझ गए? इतना बहुत है, और क्या लिखोगे? और ये बस, ठीक है। थोड़ा सा प्रोग्रेसिव की अगर मैं बात करूँ तो प्रोग्रेसिव फीचर की अगर मैं बात करूँ, प्रोग्रेसिव चेंजेस क्या है? तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में प्रोग्रेसिव चेंज देखने को मिलता है। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है लार्वा में भी प्रेजेंट होती है, अडल्ट में भी होती है, लार्वा में भी होती है, अडल्ट में भी होती है। लार्वा में आपकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड होगी एंटीरियर पार्ट तक। लेकिन जो अडल्ट होगा उसमें आपकी ये पूरी बड़ी हो जाती है। तो जितने भी पार्ट है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में आपका फेरिंग्स वाला पार्ट है वो बड़ा हो जाता है, जो गिल स्लिट्स है वो बढ़ जाते हैं फेरिंग्स में, स्टमक का साइज़ बढ़ जाता है, इंटेस्टाइन का साइज़ बढ़ जाता है। तो आप बोलोगे सर ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा तो साइज़ तो बढ़ेगा ही ना। हाँ, साइज़ बढ़ेगा बट वैसे साइज़ में नहीं, उसमें आपकी थोड़े से एडवांस फीचर भी आ जाते हैं, ठीक है, जैसे ग्लैंड वगैरह, लीवर वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपका हो गया आपका पहला पॉइंट कि एलिमेंट्री कैनाल बिकम्स एडवांस या कॉम्प्लिकेटेड, और उसमें फेरिंग्स, नंबर ऑफ गिल स्लिट्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब और डाइजेस्टिव ग्लैंड वगैरह आ जाते हैं। तो लिखना है, अरे लिख लो यार। तो एलिमेंट्री कैनाल गेट्स एडवांस्ड विद डेवलपमेंट ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स कैसा होता है? फेरिंग्स बहुत बड़ा हो जाता है इसका, ठीक है। देन आपका स्टमक,
देन आपका इंटेस्टाइन, है ना, ये सब क्या करती है आपकी, ये सब ग्रो करती रहती है, तो इसकी वजह से आपका ये थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होगी। देन उसके बाद अगर दूसरा बात करें तो जो आपका लीवर तो मैंने यही बता दिया आपका, तो लीवर फॉर्म हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। गोनाड्स का डेवलपमेंट हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स, तो गोनाड्स का डेवलपमेंट होना भी आपका एक प्रोग्रेसिव फीचर होता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी के ऊपर एक जो थिक टेस्ट जो होता है उसकी डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, तो माउथ वाला पार्ट छोड़ के सब जगह थिक टेस्ट की कवरिंग आती है, तो ये पॉइंट भी लिख लो, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा लिख लो कि थिक कवरिंग ऑफ टेस्ट डेवलप अराउंड दी बॉडी, ठीक है, इसमें आपका फुट आ जाता है, फुट का डेवलपमेंट हो जाता है, पूरा का पूरा टेस्ट जो है वो फुट बनाता है। तो ये सब कुछ प्रोग्रेसिव फीचर्स है ना, तो बहुत है इतना, तो लीवर बन गया, हार्ट वगैरह भी थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है, और फेरिंग्स बड़े हो गए, तो यही सब है आपके। तो ये आपके थोड़े से प्रोग्रेसिव फीचर्स भी आपको पता चल गया। अब जब ये चीज़ें हो रही थी, ठीक है, जब ये सब चीज़ें हो रही थी इसमें, जब ये चीज़ें आपने क्या देखा कि जो आपका ये था, ये आपका लार्वा था कुछ ऐसा हमने पीछे देखा डायग्राम में, है ना, तो ये लार्वा जो था, अब ये इसका आपका इंटीरियर पार्ट है, माउथ इसका यहीं पे आपका, ये आपका इसका पोस्टीरियर पार्ट है। तो ये क्या करते हैं, जब सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, तो ये आपकी सबस्ट्रेटम है, तो ये ऐसे जाके अटैच होता है, ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे करके अटैच होगा अगर ये, तो माउथ वाला पार्ट तो इसका नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, माउथ वाला पार्ट इसका ब्रैंकियल अपर्चर जो है वो इधर आ गया, तो इसको पहुँचना ऊपर, क्योंकि ये आपका ऊपर ऐसे होता, ऑर्गेनम तो ऐसे रहेगा ना। अब जब आपने अडल्ट वाला देखा था पीछे, जब मैंने दिखाया था, तो आपका अडल्ट कुछ ऐसे था, कुछ आपका ऐसे था, यहाँ पे आपका ब्रैंकियल अपर्चर, यहाँ एट्रियल अपर्चर, बॉडी ऐसे थी, फिर उसका यहाँ पे उसका फुट था नीचे, ऐसा था ना। तो अब यहाँ से इसको यहाँ पे पहुँचना, तो ये एक तरह से 180 डिग्री टर्न ले रहा है ना, मतलब पहले यहाँ था, फिर आपका यहाँ आएगा। तो जब ये सब चीज़ें हो रही थी, जब ये सब रेट्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव चीज़ें हो रही थी, तभी आपका धीरे धीरे क्या कर रहा था, यहाँ से वेंट्रल साइड से डेवलप जो एंटीरियर पार्ट था, ये आपका एंटीरियर पार्ट है, ये वाला इसका एंटीरियर पार्ट था, ये बहुत स्पीड से ग्रो करता है, डोर्सल वाला पार्ट आपका ग्रो करना बंद कर देता है, ये वाला पार्ट ग्रो नहीं करता है, ठीक है, डोर्सल पार्ट जो पोस्टीरियर पार्ट है वो ग्रो नहीं करता, एंटीरियर पार्ट ग्रो करता है बहुत स्पीड से, और ये एंटीरियर पार्ट इतना स्पीड से ग्रो करता है कि ये यहाँ का जो फीचर है वो धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाता है, मतलब जो आपका यहाँ था माउथ वाला पार्ट, वो ये इतना तेज़ी से डेवलप कर रहा है, इतना तेज़ी से इसकी ग्रोथ हो रही है कि यहाँ पोस्टीरियर रीजन की तो ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो आपका धीरे धीरे डेवलप होकर इधर तक पहुँच जाता है। तो एक लाइन लिखेंगे इसके लिए, फिर आगे लिखता है, तो बस एक लाइन लिख लो कि व्हेन दीज चेंजेस टेक्स प्लेस, व्हेन दीज चेंजेस टेक्स प्लेस, ठीक है, एंटीरियर रीजन ग्रोज फास्टर एंड पोस्टीरियर रीजन ग्रोथ स्टॉप, ठीक है। तो ऐसा होने की वजह से क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दिस बॉडी रोटेट्स, या एंटीरियर बॉडी लिख लो, एंटीरियर बॉडी रोटेट्स 180 डिग्री एंड माउथ ब्रॉट टू द टॉप, ठीक है। तो ये आपका हुआ इसमें, ठीक है, तो उसका मुंह ऊपर आ गया। तो अब देखो जो लार्वा था आपका उसको आप देखो, और जो अडल्ट था उसको अगर आप देखो, तो लार्वा जो था आपका वो आप एक लाइन इंग्लिश में हम लिखेंगे कि लार्वा जो होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग होता है, और लार्वा इसका फोटो सेंसिटिव होता है, फोटो सेंसिटिव मतलब लाइट से सेंसिटिव होता है, इसलिए वो फ्री स्विमिंग करता रहता है। सो लार्वा जो होता है फ्री स्विमिंग होता है, फोटो सेंसिटिव होता है, और जियो नेगेटिव होता है। जियो नेगेटिव मतलब ज़मीन से दूर भागता है, जियो नेगेटिव, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसकी एडवांस फीचर में काउंट की जाती हैं, और इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाती है किसमें, अडल्ट में जो रेट्रोग्रेसिव है, तो फ्री स्विमिंग की जगह वो सीडेंट्री हो जाता है, ठीक है, सीडेंट्री हो जाता है। और इसमें आपका ये जो फोटो सेंसिटिव है ये आपका फोटो नेगेटिव हो जाता है, मतलब लाइट से दूर भागता है। देन आपका तीसरा जियो नेगेटिव होता है, तो ये जियो पॉजिटिव हो जाता है, तो जियो पॉजिटिव मतलब ज़मीन की तरफ, मतलब ज़मीन इन द सेंस रॉक वगैरह से कुछ सबस्ट्रेटम ढूंढने लगता है ताकि जिससे ये चिपक जाए। तो ये सब चीज़ें चेंज है। तो ये आप इंग्लिश में लाइन लिख लो कि एज अ रिजल्ट ऑफ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस फ्री स्विमिंग फोटो सेंसिटिव जियो नेगेटिव टेडपोल एसिडियंस कन्वर्टेड इनटू द sedentary photonegative and geopositive characters, ठीक है, which is simple in nature. तो advanced larva convert into the simple adult. So this is advanced और this is simple, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका एक तरह से
कंपैरिजन चेंजेस वगैरह सब बता दिए। अब एफिनिटीज़ और बता देता हूँ, सिस्टेमिक पोजीशन जो है आर्डमेनिया की उसमें हेल्प करेगी। तो एफिनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो अगर एफिनिटीज़ की बात करूँ, एफिनिटीज़ ठीक है, तो इसकी एफिनिटीज़ दोनों के साथ है, नॉन कोर डेटा के साथ भी है, कोर डेटा के साथ भी है। ठीक है, तो नॉन कोर डेटा के साथ अगर एफिनिटीज़ की बात करूँ तो 2-3 चीज़ आप ध्यान रखो कि जैसे पोरीफेरेंस होते हैं, सिलेंट्रेट्स होते हैं, ठीक है, और ये खुद भी होते हैं यूरोकोर्डेट, ये सब आपके कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं। सो दीज ऑल आर सेसाइल। सो पोरीफेरेंस, सिलेंट्रेट्स एंड यूरोकोर्डेट्स आर सेसाइल इन नेचर। तो इनके साथ मिल गए, इन दोनों के साथ मिल गया, सेसाइल नेचर दिखा दिया इसने। ठीक है, इसी की तरह आपके पोरीफेरेंस और जो आपके मोलस्कन्स होते हैं, पोरीफेरेंस और मोलस्कन्स जो होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, और यूरोकोर्डेट भी साथ में। तो ये दोनों इनके साथ फीचर शो कर रहा है यूरोकोर्डेट फिल्टर फीडिंग का, फिल्टर फीडिंग, जो फिल्टर फीडिंग मैंने बताई आपको। ठीक है, सिलेरी फीडिंग जो होती है फिल्टर फीडिंग उसको बोल रहे हैं। तो पोरीफेरन और मोलस्कन भी फिल्टर फीडर होते हैं और यूरोकोर्डेट भी फिल्टर फीडर होते हैं। तो ये आपके इसके साथ कुछ फीचर शो कर रहे हैं। ऐसे ही आपका जो लार्वा में कुछ आई होती हैं, लार्वल आई और स्टेटोसिस, ये सेंसरी पार्ट जो होता है ये प्रेजेंट होता है आपका कुछ नॉन कोर्डेट्स में। ठीक है, तो जैसे इसमें प्रेजेंट होता है वैसे ही लोअर नॉन कोर्डेट्स में भी कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये आपके कुछ नॉन कोर्डेट के साथ एफिनिटीज़ हो गई इसकी। ठीक है, कोर्डेट एफिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो कोर्डेट में तो इसको हमने डाली है। तो कोर्डेट में 2 पॉइंट आप हेमी कोर्डेट के लिए लिख लो कि हेमी कोर्डेट में किस तरह की एफिनिटी शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिमिलरिटीज विद द हेमी कोर्डेट, सिमिलैरिटी विद द हेमी कोर्डेट। ठीक है, तो हेमी कोर्डेट की क्या सिमिलरिटी है, जो फेरिंग्स का आपने देखा ना, इसका कॉम्प्लिकेटेड सा फेरिंग्स है, तो वैसा ही हेमी कोर्डेट में देखने को मिलता है। जो प्लान स्ट्रक्चर है उसका, परफोरेशन है गिल स्लिट्स का, वो सब आपका हेमी कोर्डेट की तरह। तो एक पॉइंट तो आप लिख लो कि स्ट्रक्चरल प्लान ऑफ फेरिंग्स मतलब परफोरेटेड गिल स्लिट्स जो है आपके, फेरिंग्स परफोरेटेड विद गिल स्लिट्स। ठीक है, तो ये आपका सेम होता है हेमी कोर्डेट में और यूरोकोर्डेट में। तो एक तो ये हो गया। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट आप बोल सकते हो कि जो CNS का डेवलपमेंट होता है, जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला जो पार्ट होता है, इसका डेवलपमेंट आपका सेम होता है, डेवलपमेंट इज सिमिलर। अब ये मत पूछना कि सर कैसे होता है, डिटेल में बताओ, डिटेल में मत जानो, बस ये समझ लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हेमी कोर्डेट और यूरोकोर्डेट दोनों में सेम होता है, मतलब हार्डमेनिया में सेम होता है। देन तीसरा पॉइंट वो बोल सकता हो आप नोटोकोड। तो नोटोकोड इसमें आपका मतलब एक तरह से ये सही पॉइंट तो नहीं है, बट बुक्स में मेंशन है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नोटोकोड जो होता है इसको भी हम सिमिलरिटी मान रहे हैं, क्योंकि नोटोकोड इसमें आपके सिर्फ टेल में प्रेजेंट होती है और यूरो में तो मतलब हेमी में तो पता ही नहीं है कि नहीं है, एम्बिगुअस है वो। ठीक है, बट फिर भी हम बोल रहे हैं कि जो अकरेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड नोटोकोड इज सिमिलर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपके हो गए हेमी कोर्डेट के साथ एफिनिटी। अब सिफेलोकोर्डेट के साथ 2 पॉइंट बताता हूँ, फिर वर्टिब्रेट के साथ। तो 2 पॉइंट आप जैसे एंडोस्टाइल आपने लार्वा में देखा था ना इसके, तो एंडोस्टाइल कुछ फ्लूइड सेक्रेट करता है जो कंसंट्रेशन करता है फूड पार्टिकल का ऊपर, तो वैसे ही सिफेलोकोर्ड में। तो पहला पॉइंट आप लिख लो कि सिमिलरली कंस्ट्रक्टेड एंडोस्टाइल। ठीक है, एंड इट्स पार्ट। तो ये हो गया। दूसरा कि सिमिलर फूड कंसंट्रेशन मैकेनिज्म। ठीक है, दोनों में सेम होता है। और जो एट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है उसकी प्रेजेंस भी दोनों में सेम होती है। सो प्रेजेंस ऑफ सिमिलर एट्रियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये सिफेलो के। और एक और लिख लो लार्ज फेरिंग्स। ठीक है, दोनों में लार्ज फेरिंग्स होता है, तो ये भी आपका सिफेलो। देन बात करें अगर सिमिलरिटीज़ विद वर्टिब्रेट की अगर हम बात करें, तो वर्टिब्रेट में आप बोल सकते हो कि जो जैसे नोटोकोड है ना, फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, पोस्ट एनल टेल है, और जो इसमें गैस्ट्रुलेशन और क्लीवेज होता है वो भी वर्टिब्रेट की तरह होता है। तो एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि सिमिलर गैस्ट्रुलेशन एंड क्लीवेज। ठीक है, जैसे यूरोकोर्डेट में होता है वैसे ही वर्टिब्रेट में होता है। एक तो ये हो गया। ठीक है, तो दूसरा आपका एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये बोल सकते हो कि जो न्यूरल ग्लैंड है इसका, जो न्यूरल ग्लैंड है जो हमने देखा एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, तो ऐसा बोलते हैं कि उसमें आपकी जो मेटामॉर्फोसिस हो गई या हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी के अंदर कर रहा है, तो वो ये रेस्पॉन्सिबल है। तो जैसे इसके पास न्यूरल ग्लैंड है वैसे ही हमारे पास हाइपोफाइसिस जो पिट्यूटरी हमारा, तो वो हमारे अंदर सेम काम करता है। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि न्यूरल ग्लैंड जो है इसका, न्यूरल ग्लैंड इज कंसिडर्ड होमोलोगस टू हाइपोफाइसिस इन वर्टिब्रेट। ठीक है भाई, तो जैसा कहा हमारे अंदर वर्टिब्रेट के अंदर हाइपोफाइसिस करता है वैसे इनके अंदर न्यूरल ग्लैंड करता है। ठीक है, एक्सक्रीशन में तो करता ही है, बट उसके अलावा मेटामॉर्फोसिस और जो हार्मोनल वो करता है रेगुलेट, वो भी आपका यही करता है। ठीक है,
तो ये हो गया। दूसरा जो इसका टेडपोल लार्वा है, जो एसिडियन का टेडपोल लार्वा, उसको कंपेयर कर सकते हो फिश लार्वा के, लगभग मतलब देखने में ऐसी लगेगा तुम्हें कि सेम सेम है, मतलब कुछ तो फीचर अलग होंगे बट ऐसी लगेगा। तो आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि टेडपोल लार्वा इज सिमिलर टू द फिश लार्वा। ठीक है, तो फिश आपकी वर्टिब्रेट है, फिशिस से ही तो वर्टिब्रेट शुरू होगा, फिश हो गया आपका, फिर एम्फीबियन आएगा, फिर रेप्टिलिया आएगा, फिर एप्स आएगा, फिर मैमल्स आएगा, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो 3 पॉइंट ये हो गए, बहुत है। ठीक है, तो बस ये बहुत है सिमिलरिटीज़ में। फिर लास्ट में बस एक पॉइंट ये लिख लो कि हमने यूरो कोऑर्डिनेट को क्यों आप कोऑर्डिनेट बोला, तो मैंने आपको बोला था कि यूरो कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट बोलने का मतलब ये है कि उसका जो लार्वा है उसकी स्टडी हमने की, उसकी स्टडी करके हमको जो कोऑर्डिनेट के फीचर्स मिले, इसलिए हमने उसको डाला। यूरो कोऑर्डिनेट की सिर्फ स्टडी करके आप उसको नहीं बोल सकते कि वो कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लो कि इंक्लूजन ऑफ ये हर्डमेनिया इन कोऑर्डिनेट इज बिकॉज ऑफ द टेडपोल लार्वा। तो टेडपोल लार्वा की वजह से हमने हर्डमेनिया को इंक्लूड किया है कोऑर्डिनेट में, अदरवाइज इसके जो अडल्ट में जो फीचर्स है वो कोऑर्डिनेट के फीचर्स नहीं है। तो ये पूरे लेक्चर में हमें इतना समझ में आया। तो दैट इज़ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन हर्डमेनिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। लेक्चर को बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है मैंने। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जिस भी तरह से कोशिश कर सकते हो कुछ भी पूछने की। ठीक है, तो चलो लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय।